हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ट्यूनीशियन हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है तचरा। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में। यह फिल्म शुरू होती है एक काफी टेंशन भरा माहौल से जो एंड तक बरकरार रहता है। हम एक आदमी को देखते हैं, एक बस्ता लेकर वो कहीं जा रहा है। एक जगह पर जाकर वो रुकता है और इस जगह को देखकर लगता है यहाँ पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जा रहा है। चारों तरफ आग जल रही है। कुछ बोरखे पहनी हुई औरतें उस आग को घेर कर खड़ी है और एक आदमी खुदाई कर रहा है। अचानक से वहां पर और एक आदमी आता है, हाथ में चाकू लिए, जिसका कपड़ा खून से लथपथ था, और उस बस्ते को खोला जाता है। हम देखते हैं इस बस्ते के अंदर एक लड़का है, मे बी 6-7 साल का। वो बेहोश है और ये लोग उसे बलि चढ़ाने वाले हैं। उसे एक पत्थर पर लिटाया जाता है। उसके आंखों में कुछ चेक करते हैं ये लोग। उसके बाद देखते ही देखते एक ही झटके में चाकू से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। एक छोटे से बच्चे को इतने बेरहमी से मारने से इन्हें तो जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था ये शायद उनकी रोज की बात है। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं एक क्लासरूम में और हमारी मुलाकात होती है यास्मीन, वालिद और बिलाल से। उनकी यह फाइनल सेमेस्टर है तो उन्हें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा, मगर उनके टीचर को कुछ अलग हट के सब्जेक्ट चाहिए। रिवोल्यूशन के ऊपर थ्योरी पढ़ते पढ़ते वो तो पक चुके हैं। वो लोग डिस्कस कर ही रहे थे क्या टॉपिक पिक करना चाहिए। ठीक उसी वक्त वालिद को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात याद आती है। बात यह है, उसकी माँ की दोस्त की बेटी एक नर्स है। वो जिस हॉस्पिटल में काम करती है वहाँ पर एक मोंजिया नाम की लड़की है जिसे वो लोग चुड़ैल कहते हैं। आज से 20-25 साल पहले वो एक सुनसान रास्ते पर जब मिली थी तब उसका गला आधा कटा हुआ था। उसके पास कोई आईडी नहीं थी, मगर हॉस्पिटल वाले उसे मोंजिया नाम से बुलाते थे। बहुत मुश्किल से वो फिजिकली ठीक तो हुई, मगर शायद मेंटली वो उस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं निकल पाई और धीरे धीरे पागल होने लगी। रात भर अपने आप से बात करती रहती है, मगर इन 20 सालों में कभी भी किसी और इंसान से उसने बात नहीं की। पहले तो सिर्फ चिल्लाती थी, लेकिन बाद में उसने लोगों को काटना भी शुरू कर दिया। लोग उससे डरने लगे। इतने सालों में ना उसके असली आइडेंटिटी के बारे में कभी कुछ पता चला, ना उससे कोई मिलने आए। तो वो अभी भी उसी हॉस्पिटल में है, स्पेशल वार्ड में, जहाँ वायलेंट मेंटल पेशेंट्स को रखा जाता है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वालिद अपने नर्स दोस्त के मदद से मोंजिया का एक इंटरव्यू तो अरेंज कर ही सकता है, तो अभी बस उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। हमें यास्मीन की पर्सनल लाइफ की कुछ ग्लिम्स मिलती है, जिससे हमें पता चलता है यास्मीन को बचपन से ही रात में भयानक सपने आते हैं। वो बार बार एक ही हुडेड औरत को देखती है जिसे वो दी वुमन इन ब्लैक बुलाती है। उसके नानू एक काफी धार्मिक इंसान है और उसका मानना है ऐसे सपने अपशगुन होते हैं। वो जिस मस्जिद में काम करते हैं वहाँ के प्रीचर से उन्होंने इस बारे में बात भी किया है, मगर यास्मीन इन सब में बिलीव नहीं करती। आज वो लोग मोंजिया से मिलने जा रहे हैं। पहले वो लोग उस एसाइलम के डॉक्टर से मिलते हैं। पहले तो वो बहुत खुशी खुशी इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन जैसे ही बात मोंजिया की उठी उन्होंने तो मानने से ही इनकार कर दिया। कहने लगे इस एसाइलम में मोंजिया नाम से कोई भी पेशेंट है ही नहीं। मगर बाद में वालिद अपने दोस्त से बात करता है और पैसे के बदले में मीटिंग फिक्स करता है, मगर इसके लिए उन्हें वेट करना होगा। रात में जब यहाँ ज्यादा लोग नहीं होंगे तब वो उन्हें अलाउ कर सकती है। रात होने में अभी भी कुछ वक्त है, तो इसी बीच वो लोग डिसाइड करते हैं लाइब्रेरी जाएंगे। मोंजिया के बारे में जो भी आर्टिकल्स पेपर कटिंग मिलता है उन्हें कलेक्ट करना है। मगर लाइब्रेरी में यास्मीन के साथ एक भयानक हादसा होता है। एक आदमी उस पर हमला करता है। उसे नहीं पता ये कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है, और आखिरकार ये सच है या सपना, क्योंकि बिलाल भी वहाँ पर ही था, उसे तो कुछ नहीं दिखा। इस हादसे से वैसे यास्मीन थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड थी। ऊपर से मोंजिया के सेल में पहुंचकर वो तो और ज्यादा डर गई। ये जगह जितनी गंदी थी उतनी ही डरावनी। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था और एक कोने में मोंजिया बैठी थी, ठीक तरह से तो दिखाई भी नहीं दे रही थी। बिलाल और यास्मीन अंदर जाते हैं और वालिद बाहर ही रुकता है आसपास नजर रखने के लिए। यास्मीन मोंजिया से बात करने की कोशिश करती है। उनके साथ क्या हुआ था, किसने उन पर हमला किया था, ये सब कुछ पूछने लगी। 25 साल पहले वो जिस रास्ते से मिली थी उसके बारे में आइडिया तो था, मगर एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी नहीं पता था। तो यास्मीन को ये सब भी जानना था, मगर अचानक से ही मोंजिया उस पर हमला कर देती है और इसके कान में खुसफुसाती है, ये तो तुम हो। वालिद सेल के अंदर जाकर किसी तरह से सिचुएशन को तो संभाल लेता है, मगर यास्मीन के हाथ पर गहरा जख्म हो गया था। यास्मीन को घर में ड्रॉप करके और वो मैप देके वालिद निकल जाता है।
घर पहुंचने पर नाना जी को मतलब वसीर को वो जख्म देखकर शक होता है। यास्मीन कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वसीर उसके एक भी बात पर बिलीव नहीं करते और नेक्स्ट डे ही उसे लेकर हेड टीचर के पास जाते हैं। यास्मीन तो वहां से कॉलेज के बाहर निकल जाती है, मगर उसके बाद वो प्रीचर और वसीर के बीच कुछ सीक्रेट बातचीत होती है। पता चलता है वो लोग यास्मीन के बारे में कुछ ऐसा गहरा राज जानते हैं जो शायद यास्मीन को भी नहीं पता, और इस सीक्रेट को छुपा कर रखना ही बेहतर है। उस दिन जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी, उसे वो मैप मिलता है जिस पर शायद मोन्जिया ने चोरी छुपे मार्किंग कर दी थी। तो यास्मीन अपने दोस्तों से बात करती है और उसी दिन उस जगह पर जाने की डिसाइड करती है। मैप फॉलो करते हुए वो लोग उस हाईवे पर तो पहुंच जाते हैं, मगर इसके आगे का रास्ता उन्हें पता नहीं चल रहा था। कुछ समय इधर उधर देखने के बाद वालिद डिसाइड करता है उन्हें जंगल के रास्ते जाना चाहिए। एटलीस्ट मैप पे तो उसी तरफ पॉइंट किया जा रहा है। ये जंगल बहुत ही घना था। वो लोग बहुत देर तक चले, मगर यहाँ पर तो कुछ भी खास नहीं है। वो तीनों ही थक चुके थे और ठीक उसी वक्त वालिद को दूर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। इतने घने जंगल में ये बच्ची क्या कर रही है? उनके फुटस्टेप सुनकर वो लड़की उनके तरफ देखती है और हम देखते हैं ये बच्ची एक कौवा खा रही थी। वो उन्हें देखकर मुस्कुराती है, मगर उसके फेस पर ये हंसी काफी क्रीपी लग रही थी। जैसे यास्मीन उसके तरफ आगे बढ़ती है, वो लड़की भागने लगती है, तो उन्हें भी मजबूरन उसके पीछे भागना पड़ता है और उसका पीछा करते करते ये तीनों पहुंच जाते हैं एक गांव में। एटलीस्ट देखने में तो ये गांव जैसा ही लग रहा था, मगर यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? गांव के औरतें बिल्कुल चुपचाप अपना काम कर रही है, कहीं कोई भी आवाज नहीं, और हर तरफ जानवरों का मांस लटक रहा था। सारे औरतें उन्हें ही देख रहे थे, मगर कोई उनसे बात तक नहीं करती। और तभी उनके सामने आ जाता है एक आदमी जिसे उन्होंने आते वक्त रास्ते पर भी देखा था। वो अपना नाम कहता है साबिर और वो इस गांव का लीडर है। वो उन्हें चाय ऑफर करता है और बातों बातों में यास्मीन उनसे मोन्जिया के बारे में पूछती है, जिस पर साबिर कहता है ये तो बहुत पहले की बात है, उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मगर वो लोग पहली बार उनके गाँव में आए हैं, खाना खाए बिना तो जा नहीं सकते। उन्हें तो यहाँ पर इनविटेशन मिल गया, मगर उस तरफ यास्मीन के नाना जी को मतलब वसीर को चारों तरफ इविल साइंस दिखाई देने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। वो अपने पोती को लेकर वैसे हमेशा टेंस्ड रहते हैं। ऊपर से उन्हें उसके रूम से मोन्जिया के आर्टिकल्स मिल चुकी है। उन्हें पढ़कर वो जैसे कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं और किसी को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं। उधर गाँव में हम देखते हैं सभी लोग एक साथ डिनर करने बैठे हैं। गांव के औरतें भी, और गेस्ट को खाना परोसने से पहले ही वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। खाने में सिर्फ मांस ही मांस था। यास्मीन को तो देखकर ही घिन आ रही थी। खाना तो दूर की बात है, मगर ये लोग बिल्कुल जंगलियों की तरह खा रहे थे। बिलेल कोशिश तो करता है मगर खा नहीं पाता, सिर्फ वालिद ही खुशी से खा रहा था। उसका टेस्ट तो हमेशा से ही अलग है। उस दिन कॉलेज में भी पता नहीं वो क्या खा रहा था, बहुत ही अजीब टेस्ट था। बिलेल तो एक बाइट लेकर ही फेंक दिया था। यास्मीन को यहाँ पर वो बच्ची भी दिखाई देती है। साबिर से पूछने पर पता चलता है ये बच्ची उसकी रिलेटिव है और नाम है राबिया। खाना खत्म करते करते रात हो चुकी थी, तो साबिर उन्हें रुक जाने के लिए इंसिस्ट करता है, मगर यास्मीन राजी नहीं होती क्योंकि उसने अपने नानू को इन्फॉर्म नहीं की थी और यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं था। मगर लगता है आज उन्हें यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा क्योंकि यास्मीन को अंधेरे में ठीक तरह से दिखाई नहीं देती, बिलेल को ड्राइव करना नहीं आता और वालिद भी अपना चश्मा घर में ही छोड़ आया है। साबिर उनके लिए गेस्ट रूम खोल देता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कल सुबह होते ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन रात में अचानक से ही यास्मीन की नींद टूट जाती है और वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बाहर बहुत सारे वुडेड व्यक्ति दिखाई देते हैं और उनके बीच थी राबिया। यास्मीन बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से अपने दोस्तों को बुलाती है, मगर वो लोग जब देखते हैं तब तो बाहर कुछ भी नहीं था। सुबह होने पर यास्मीन एक लड़की से मिलती है और बात करने की कोशिश करती है, मगर ये लड़की बहुत ही डरी हुई थी। बहुत इंसिस्ट करने पर वो यास्मीन के बिल्कुल पास जाकर कहती है यहाँ से भाग जाओ। यास्मीन उस लेडी से और कुछ पूछ पाए इससे पहले वहाँ पर साबिर आ जाता है और वो उस लेडी को वहाँ से भगा देता है और यास्मीन से कहता है वो उनकी गाड़ी लेने जा रहा है, मगर उससे पहले उन्हें उनके साथ लंच करना होगा। नॉट अगेन। यास्मीन बहुत मना करती है, मगर लगता है इन्हें खातिरदारी करना बहुत पसंद है। मगर बिलेल को अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही साबिर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है, बिलेल भी उसका पीछा करता है और वो देखता है ये साबिर एक आदमी से कुछ बस्ता खरीद रहा था। पता नहीं अंदर क्या था, मगर उन पर खून लगा हुआ था।
साबिर के निकल जाने के बाद बिलेल भी आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से ही वो फिसल जाता है और जब वो उठता है उसके आसपास बहुत सारे हड्डियां थी, वो भी इंसान की। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्तों के पास भागता है उन्हें अलर्ट करने। इसी बीच वहां पर साबिर भी पहुंच चुका था, जो कहता है उनकी गाड़ी की टायर्स चोरी हो गई है। इससे यास्मीन तो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और बिलेल साबिर को धक्का देकर उसकी गाड़ी चेक करने जाता है। उसे वहां कुछ बस्ते तो मिलते हैं, मगर अंदर शक करने जैसा कुछ भी नहीं था। अब बिलेल के इस बदतमीजी से वालिद को बहुत खराब लगता है। फालतू में ऐसे किसी पर शक करना, चिल्लाना ठीक नहीं है। मतलब वो साबिर का साइड ले रहा था और उसके ऐसी बातों से बिलेल उससे झगड़ने लगता है और गुस्से में वालिद वहां से निकल जाता है। उसे लग रहा था बिलेल का शक बेबुनियाद है, मगर उसे क्या पता उनके चेक करने से पहले ही साबिर ने ये बस्ता चेंज कर दिया था। इस सबसे अनजान यास्मीन को अचानक से अपनी पॉकेट में एक डायरी मिलती है। उसे याद आता है उस वक्त वो लेडी जब उसके पास आई थी तभी जरूर उसने यह रखी होगी। यास्मीन इस डायरी को पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है इस डायरी की ओनर एक रिपोर्टर थी। जब इस इलाके के आसपास से बहुत सारे बच्चे गायब होने लगे, इस लेडी को शक हुआ और वो इस गांव में आके इन्वेस्टिगेट करने लगी। धीरे धीरे उन्हें असलियत के बारे में पता चला। इस गांव के लोग काला जादू करते हैं, बच्चियों की बलि चढ़ाते हैं, आसपास के इलाके से अनाथ होमलेस बच्चों को किडनैप करके बस्ते में भर के गांव में लाते हैं और उनका खून करते हैं। लेकिन सभी बच्चों को नहीं, वो लोग उठाने से पहले उनका हाथ और उनकी आंखें चेक करते हैं। वहाँ पर एक पर्टिकुलर साइन मौजूद होनी चाहिए और उन स्पेशल साइन वाले बच्चों को वो लोग चाबियों का रखवाला कहते हैं। ये उनका मानना है, उन्हें बलि देने से उन्हें खजाना मिलेगा। यास्मीन को इस डायरी से ये भी पता चलता है इस रिपोर्टर ने एक रात कुछ हुडद व्यक्तियों का पीछा किया था। उनके पास एक बस्ता था जिसे इस रिपोर्टर ने चुरा लिया और अंदर एक 4 साल की बच्ची थी जिसके हाथ पर एक बर्थ मार्क था। इस पॉइंट पर यास्मीन नोटिस करती है उसके हाथ पर भी सेम बर्थ मार्क है। मतलब ये छोटी सी बच्ची वो ही थी और यही है उसका राज जिसके बारे में बशीर बात किया करते थे। उसे इसी डायरी में से कुछ फोटोज भी मिलती है जिससे उसे पता चलता है ये रिपोर्टर और कोई नहीं मोंजिया थी। उस रात उसने यास्मीन को तो अपने पिता बशीर के साथ भेज दिया था, मगर वो खुद को नहीं बचा पाई। इन लोगों ने उसे बंदी बनाकर उसका गला काट दिया। फाइनली उसकी जान तो बच गई, मगर उसका दिमाग किसी काम का नहीं रहा। यास्मीन को इस डायरी से राबिया की कुछ फोटोज भी मिलती है जिसे देखकर उसकी होश ही उड़ जाती है। इनमें से एक फोटो 1920 की थी और एक 1995 की, मगर इन दोनों में ही राबिया सेम एज की थी, इवन अभी भी। इसका मतलब वो कोई साधारण लड़की तो नहीं हो सकती। शी इज अ विच। उन्हें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी, मगर कैसे? इसी बीच बिलेल यास्मीन को आवाज देता है क्योंकि शायद सामने के घर में किसी की डिलीवरी हो रही थी और दरवाजे के सामने राबिया खड़ी थी एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ। जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है उसे राबिया को दे दिया जाता है और वो उस बच्चे को लेकर भागने लगती है। यास्मीन को तो ऑलरेडी पता चल चुका था ये एक चुड़ैल है, तो उसे जानना था ये लड़की इस बच्ची को कहाँ ले जा रही है। वो उसका पीछा करती है और एक खंडर में जा पहुंचती है। यास्मीन छुपके से देख रही थी। ये लड़की इस बच्चे को एक जगह फेंक देती है जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्केलेटन्स थे। ये बच्चा रोने लगता है और इस आवाज से अंदर से एक अजीब सा जीव बाहर निकलता है। देखने से तो एक इंसान ही लग रहा था, मगर वो उस जिंदा बच्चे को खाने लगता है। यास्मीन अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उसके फोन पे एक मैसेज पॉप करता है जिसके आवाज से राबिया को उसके प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है। राबिया उसे चेस करने लगती है, बट यास्मीन एक दीवार के पीछे छुप जाती है। कुछ देर रुकने के बाद उसे बहुत गंदी स्मेल आती है। वो फोन का टॉर्च ऑन करता है और उसे पता चलता है ये स्मेल इंसानी मांस का है, क्योंकि ये शायद एक किचन है जहाँ इंसानों के शरीर को टुकड़ों में काट कर कुक किया जा रहा है। मतलब ये लोग कैनिबल्स है, आदमखोर। यास्मीन उसी वक्त वहां से निकलती है और बिलेल को लेकर इस गांव से भागने की कोशिश करती है, मगर बिलेल कुछ ठीक तरह से समझ पाए इससे पहले ही राबिया एक चाकू से उसका पेट काट देती है और वही हुडद व्यक्तियां उसके पूरे शरीर पे चाकू से स्टैब करके उसे मार डालती है। इसके बाद शायद यास्मीन की बारी थी। वो तो बिल्कुल सहम सी गई थी, लेकिन ठीक उसी वक्त बशीर वहां पर पहुंच जाते हैं। उन पेपर कटिंग्स को देखकर ही उन्हें पता चल गया था यास्मीन अपनी ही मौत को बुलावा दे रही है। उन्होंने अपनी बेटी को तो खोया है, इन लोगों ने काला जादू करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे पागल बना दिया, लेकिन वो अभी यास्मीन को कुछ भी होने नहीं देंगे।
कमरे के अंदर पहुंचते ही वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे हूडेड व्यक्तियां जो असल में शैतान के चमचे हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो गए और बशीर यास्मीन को लेकर इस गांव से भागने में कामयाब हो गए। उनके निकल जाने के बाद भी हम देखते हैं वो लोग बिल्कुल आराम से बिलेल का शरीर को काटते हैं और खाने के लिए रेडी करते हैं, मगर कोई भी यास्मीन का पीछा नहीं करते। उस तरफ जंगल के रास्ते जाते वक्त यास्मीन और बशीर को वालिद मिलता है, वो भी अधमरी हालत में। बशीर अपने पोती को जाने के लिए कहते हैं, वो वालिद को ला रहे हैं, लेकिन यास्मीन जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे अपने पीछे नानू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और चेक करने पर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो देखती है वालिद ने बशीर का खून कर दिया है। वो बिल्कुल भी जख्मी नहीं है, वो तो नाटक कर रहा था। मतलब वालिद पहले से ही इन सब से मिला हुआ था। मुझे तो लगता है फिल्म के स्टार्टिंग में हमें जिस आदमी को दिखाया गया है उस बच्चे को कैरी करते हुए वो भी शायद वालिद ही था। शायद वो और साबिर मिलकर ही इस गांव के लिए शिकार करते थे। 25 साल पहले मोंजिया के मदद से वो इस गांव से भाग तो निकली थी, मगर अभी इतने सालों बाद वो फिर से इसी गांव में वापस आई है। वालिद प्लानिंग के मुताबिक ही उन्हें मोंजिया के बारे में बताया था और यहाँ पर भी ले आया। लेकिन इस पॉइंट पर और एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि शायद इस गांव के लोगों की उम्र ही नहीं बढ़ती, क्योंकि हमने देखा है इस गांव में किसी भी बच्चे के जन्म के साथ साथ उसे उस चुड़ैल को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी भी इतने सारे लोग कैसे हैं? और सभी एडल्ट्स हैं, राबिया को छोड़कर और कोई भी बच्चा नहीं है। हो सकता है कैनिबलिज्म और काले जादू के मदद से इन लोगों ने इमॉर्टल होने का राज जान लिया है। फिल्म के लास्ट में हम देखते हैं इन लोगों ने यास्मीन को भी बंदी बना लिया है और अभी शायद उसे भी उस चुड़ैल को भेंट चढ़ाया जाएगा। वैसे अगर हम गौर से देखें तो पूरे फिल्म में वालिद के अगेंस्ट बहुत सारे हिंट्स दिए गए थे। फर्स्टली उसका जीप टेस्ट, सेकेंडली उसका मोंजिया के सेल के अंदर ना जाना, थर्डली शायद उसने ही उस मैप पर मार्किंग किया था क्योंकि मोंजिया ने तो उस मैप को छुआ भी नहीं था। फोर्थली जब सभी लोग रास्ता ढूंढ रहे थे एक वलीद ही था जो उन्हें प्रॉपर्ली गाइड कर पा रहा था। उसे कैसे पता चला? इसका कारण एक ही हो सकता है कि वो इसी गांव से बिलोंग करता है। फिफ्थली सिर्फ वही इनका खाना दिल से खा रहा था क्योंकि वो यूज्ड टू है। सिक्स्थली साबिर जब उन्हें रोक रहा था तो वो भी इंसिस्ट कर रहा था। एंड सेवेंथली सिर्फ उसे ही यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें उसके बारे में पहले से ही अंदाजा लग जाएगा। इस फिल्म को ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड कहा जाता है क्योंकि सच में एक ऐसा गांव था जिसका नाम था दचरा और इसी नाम के ऊपर इस फिल्म का टाइटल रखा गया है। वहाँ के लोग सच में कैनिबल्स थे। वो लोग बच्चों को किडनैप करके बलि चढ़ाते थे जिससे उन्हें हिडन ट्रेजर मिल सके। इस फिल्म का डायरेक्टर सर ट्यूनीशिया की पहली हॉरर फिल्म कहा जाता है, लेकिन ट्यूनीशिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के हॉरर जॉनरा में ये फिल्म एक ग्रेट एडिशन है। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।